इंसाफ की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर पुष्पा की ओर से नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोताओं, हम हफ्ताभरी प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एमएस मुशर्रफ पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र द्वारा लिखित उनकी किताब करकरे के हत्यारे कौन, भारत में आतंकवाद का असली चेहरा। इस किताब के माध्यम से मुशर्रफ जी ने भारत में फैले हुए आतंकवाद का असली रूप दिखाने की कोशिश की है। पिछले सप्ताह हम भाग 1 से लेकर भाग 5 तक की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भाग 6 की। सुनने के लिए जुड़े रहिएगा रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के साथ। अजमल कसाब को भारतीय एजेंसियों द्वारा 2006 के पहले काठमांडू यानी नेपाल में गिरफ्तार किया गया था। आखिर ये क्या थी पूरी घटना, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उन्हीं की किताब से उनकी किताब को आप तक पहुंचाएंगे। सुनने के लिए जुड़े रहिएगा रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के साथ। इन कार्यक्रमों को आप रेडियो वॉइस ऑफ खालसा एप्लीकेशन अपने एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन पे डाउनलोड करके हमारे सारे ही कार्यक्रम लाइव और रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। श्रोताओं, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो है radio-voice-of-khalsa.com। आप हमारा फेसबुक पेज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा उसे भी लाइक करें। यूएसए से सुनने के लिए कॉल कर सकते हैं आप 563-999-3388। कनाडा से सुनने के लिए कॉल कीजिएगा 647-557-1012। यूके से सुनने के लिए कॉल कीजिएगा 44-330-606-0924। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से सुनने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 028-072-5120। इन सभी नंबरों पर कॉल करने के बाद आप हमारे कार्यक्रमों को लाइव और रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। तो चलिए श्रोता, शुरुआत करते हैं हम आज के कार्यक्रम की। इस आज के कार्यक्रम में एमएस मुशर्रफ पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र द्वारा उनकी लिखित किताब भारत में आतंकवाद का असली चेहरा, जिसमें आज हम भाग 6 की बात करेंगे। अजमल कसाब को भारतीय एजेंसियों द्वारा 2006 के पहले काठमांडू नेपाल में गिरफ्तार किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे 16 दिसंबर 2008 को एक खबर छपती है, जिसमें बताया जाता है कि सीएम फारूकी नामक वकील ने दावा किया है कि मुंबई हमले का जीवित बचा अभियुक्त अजमल कसाब नेपाली फोर्सेस की मदद से भारतीय एजेंसियों द्वारा 2006 में काठमांडू में गिरफ्तार किया गया था। रावड़विंडी से द न्यूज में रिपोर्ट की गई ये खबर थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम फारूकी नामक वकील ने कहा है कि नेपाली फोर्सेस ने 2006 से पहले अजमल कसाब समेत कामोबेश 200 लोगों को गिरफ्तार किया और इस संबंध में उसका आवेदन नेपाली सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी पड़ा हुआ है, जिसमें कि नेपाली बलों और भारतीय उच्चायोग को पार्टी बनाया गया है। वकील ने कहा कि उसने पाकिस्तान और भारत की सरकारों को पत्र लिखा है और इस मसले पर नेपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। द न्यूज की रिपोर्ट में आगे कहा गया, नेपाल से गिरफ्तार किए गए लोग व्यवसाय के लिए कानूनी वीजा पर वहां गए लोग हुए थे, लेकिन भारतीय एजेंसियों की यह आदत सी हो गई है कि वे नेपाल से पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद उन्हें पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मुंबई जैसी घटनाओं में फंसा देती है। एक और खबर छपती है लोकमत कोल्हापुर 17 दिसंबर 2008 को। इस मुद्दे पर एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास इस प्रकार के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और इसे भारतीय एजेंसियों को सौंपे जाने की कोई सूचना नहीं है। सकाल पुणे 21 दिसंबर 2008 को एक खबर छपती है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि नेपाल में अजमल कसाब की गिरफ्तारी की खबर गलत है और ये खबर नेपाल की छवि को खराब करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया द्वारा किया गया प्रयास है। मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया कि कसाब की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वकील द्वारा पेश किया गया आवेदन खारिज कर दिया गया। आवेदन को कानूनी औपचारिकताएं ठीक से पूरी नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया। अब अगर यदि रिपोर्टों का विश्लेषण करें तो नेपाल के गृह मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में अजमल कसाब की गिरफ्तारी की रिपोर्ट से पूरी तरह से इनकार नहीं किया। उसने बस ये कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नेपाल के विदेश मंत्रालय का बयान खुद ही परस्पर विरोधी है और भ्रम पैदा करने वाला है। एक तरफ तो यह कसाब की गिरफ्तारी की रिपोर्ट से इनकार करता है, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कसाब की रिहाई का आवेदन खारिज कर दिया गया है और वह भी तकनीकी आधार पर,
जिसका अर्थ ये निकाला कि खारिज करने का काम औचित्य के आधार पर नहीं किया गया है। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यह शक करने का कारण मौजूद है कि अजमल कसाब को नेपाली फोर्सेस द्वारा गिरफ्तार किया गया और भारतीय खुफिया एजेंसियों को सौंप दिया गया। तत्कालीन नेपाल नरेश और भारत के ब्राह्मणवादी शक्तियों के बीच की सौहार्दपूर्ण संबंधन को देखते हुए यह एकदम संभव जान पड़ता है। अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि ब्राह्मणवादी ताकतें भारतीय संविधान को नष्ट करके तथाकथित हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है, जैसा कि हेमंत करकरे के नेतृत्व में एटीएस द्वारा की गई जांच में सामने आया। ये थ्योरी की नेपाली फोर्सेस ने कसाब को गिरफ्तार किया और उसे ब्राह्मणवादियों के दबदबे वाली भारतीय खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिया, काफी तार्किक जान पड़ती है। इस थ्योरी को ही अजमल कसाब आतंकवादियों के उस जत्थे में नहीं था जो कि बुधवार पार्क में उतारा था। आगे इस तथ्य में भी बल मिलता है कि इलाके की एक निवासी ने 6 लोगों को एयरपोर्ट से उतरते हुए देखा था और बाद में उसने जेजे अस्पताल में उन 6 की लाशें पहचान ली। ये खबर छपी थी पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया 14 जनवरी 2009 को। अनीता उडई का जिक्र सरकारी गवाह के रूप में तो किया नहीं गया, लेकिन दूसरी ओर उस पर जांचकर्ताओं को कथित रूप से गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 182 के तहत मुकदमा कायम कर दिया गया। इसकी वजह संभवतः यह जान पड़ती है कि उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और अजमल कसाब की पहचान उस जत्थे के एक व्यक्ति के रूप में करने से इनकार कर दिया जो कि कफ परेड के बदवार पार्क पर बोट से उतरा था। अजमल कसाब की बहुप्रचारित तस्वीर। अजमल कसाब की पहली तस्वीर दावे के अनुसार मुंबई मिरर के छायाकार सेबास्टियन डिसोजा द्वारा सीएसटी के उपनगरीय हिस्से में खींची गई थी और यह मुंबई मिरर के 27 नवंबर 2008 के अंक में प्रकाशित हुई है, अर्थात घटना के ठीक अगले दिन। और उसके बाद कामोबेश सभी अखबारों में यह छपने लगी और सभी टीवी चैनल इसे दिखाने लगे। सेबास्टियन डिसोजा के दावे को अगर सच माना जाए तो उसको पूरी तरह स्वीकार करने से पहले कई सवालों का जवाब जानना जरूरी होगा, जैसे कि ये कैसे हो गया कि वही तस्वीर उसी एंगल से ली गई है और उसी बैकग्राउंड में मराठी दैनिक पुणे 28 नवंबर 2008 में प्रकाशित हुई तो सीसीटीवी की फुटेज का हवाला दिया गया था। इसके अलावा इस तस्वीर की प्रामाणिकता पर तकनीकी आधारों पर कुछ विशेषज्ञों ने गहराई से शक जाहिर किया है। राष्ट्रीय सहारा ने 5 जनवरी 2009 के अपने विशेष अंक में कहा है कि तस्वीर फर्जी मालूम पड़ती है क्योंकि सीएसटी जैसे ट्रेन स्टेशन के लिए एंगल बहुत ही तंग और छोटा है, जो कि बड़े एंगल से होना चाहिए था और ज्यादा ऊंची जगह से शूट किया होता। 28 नवंबर 2008 के अपने अंक में डीएनए मुंबई ने रिपोर्ट दी। स्टेशन पर लगाए गए सुरक्षा कैमरों ने 2 आतंकवादियों की तस्वीरें उतारी, जिनके बाद में चलकर पहचान आजम कमीर कसाब और अब्बू डेरा इस्माइल खान के रूप में की गई। क्या ये सही है? अगर हाँ तो फुटेज कहाँ है? सीएसटी पर नरसंहार से चश्मदीद शशि कुमार सिंह, जो कि सीएसटी पर फूड स्टोर मैनेजर है, उन्होंने कहा कि आतंकवादी चिल्ला रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे इसलिए उनकी आवाजें दब गई थी। और ये खबर छपी थी पुणे मिरर 28 नवंबर 2008 को। द टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे के 29 नवंबर 2008 के अंक में पेज 5 पर प्रकाशित अजमल कसाब की तस्वीर को खींचने वाले के रूप में किसी का नाम नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि तस्वीर को सामने से 30 से 40 डिग्री के कोण से खींचा गया था। क्या यह संभव है कि उन परिस्थितियों में बदहवास आतंकवादी उस व्यक्ति को जिंदा रहने देता जो कि ऐसे कोण से यद्यपि जूम से तस्वीर खींच रहा हो? कामोबेश सब सामने लेकिन थोड़ी ऊंचाई से खींची गई कसाब की एक अन्य तस्वीर टाइम्स समूह के मराठी दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स में 27 नवंबर 2008 अर्थात हमले के ठीक अगले दिन प्रकाशित हुई। इसके बारे में दावा किया गया है कि इसे द टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के कैमरामैन श्रीराम बेरनेका ने खींचा है, लेकिन ठीक उसी दिन वही तस्वीर मराठी दैनिक लोकमत मुंबई में छपी। इस प्रकार की विशिष्ट तस्वीर प्रतिद्वंदी समूह के अखबार में कैसे छप सकती है, वो भी एक साथ? दूसरे आतंकवादी इस्माइल खान की तस्वीर पुणे मिरर के 3 दिसंबर और 2008 के अंक में प्रकाशित हुई, लेकिन फोटोग्राफर का नाम नहीं था। सबसे अहम बात तो यह है कि उन आतंकवादियों के जो कि वास्तव में सीएसटी के मेन लाइन वाले सेक्शन में नरसंहार करने में शामिल थे, वीडियो फुटेज मौजूद नहीं है,
क्योंकि स्टेशन के उस सेक्शन को कवर कर रहे 16 सीसीटीवी कैमरों के बारे में बताया जाता है कि वे घटना वाले दिन खराब थे, जबकि ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस में कहर बर्पा करने वाले और समूचे देश को 3 दिनों के लिए बंधक बना देने वाले आतंकवादियों की वीडियो तस्वीरें आसानी से उपलब्ध थी, क्योंकि उन स्थानों के सीसीटीवी कैमरे एकदम काम कर रहे थे। लेकिन 2 युवकों की तस्वीरें, जिनके बारे में बताया गया है कि उन्हें वास्तविक घटना के समय सीएसटी पर कुछ निडर प्रेस फोटोग्राफरों द्वारा उतारा गया, जिनकी सच्चाई को इस बिना पर आसानी से सवालों के घेरे पर लाया जा सकता है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज से मेल नहीं खाते हैं और इसके अलावा उनमें टकराव है, जैसा कि ऊपर के पैराग्राफों में बताया जा चुका है। उन्हें पुलिस द्वारा इस रूप में पेश किया गया है मानो वे वास्तविक आतंकवादियों की तस्वीरें हो, और उन दोनों में से एक की तस्वीर, जिनके बारे में दावा किया गया था, उसे बाद में मुठभेड़ में जिंदा पकड़ लिया गया था, पूरी दुनिया में जारी की गई और देश के अखबारों और टीवी चैनलों में आतंकवाद के चेहरे के रूप में बार बार छपी जाती रही। दूसरी तरफ बाकी 8 आतंकवादियों ने या उनकी जो भी संख्या हो, जिन्होंने ताज और अन्य स्थानों पर कहर बरपाया और जिनकी पहचान पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी तस्वीरों को सीसीटीवी ने कार्रवाई करते हुए उतारा था, कि तस्वीरों को प्रकाशित नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लोगों की नजरों से उन्हें दूर रखा गया। आईबी अपराध शाखा मुंबई और सरकार आखिर क्या छिपा रही थी? एक अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि आतंकवादी पहले से ही आईबी की हिरासत में था, इसलिए उसकी तस्वीर को घटना के पहले या उसके बाद उतारा जा सकता था। इस बात पर कहीं अधिक भरोसा जमता है कि तस्वीर घटना के बाद आधी रात को किसी समय उतारी गई थी, क्योंकि तब तक समूचा स्टेशन खाली हो गया था। तो दूसरे फोटोग्राफरों को यह विश्वास दिलाना आसान था कि आतंकवादियों में से एक को जिंदा पकड़ लिया गया है, और ये कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों में जहां यह जरूरी था कि कुछ ऐसी तरकीब की जाए कि यह दिखे कि तस्वीर गोलीबारी के दौरान खींची गई हो, ताकि कहानी में जान डाली जा सके। साजिशकर्ताओं और आईबी के साथी राणा मंसूबे से बेखबर फोटोग्राफरों ने इसे भरोसे में स्वीकार कर लिया गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। एक महिला गवाह को पूछताछ और उसके बयान को दर्ज करवाने के लिए जबरन अमेरिका ले जाया गया, लेकिन वह अडिग रही। पुणे मिरर, द टाइम्स ऑफ इंडिया 14 जनवरी 2009 को एक खबर छपती है। 26 नवंबर की शाम को मुंबई के समुद्र तट पर उतरने वाले आतंकवादियों को देखने वालों में से एक 47 वर्षीय अनीता राजेंद्र उरैया रविवार सुबह को अपने आवास में रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। अनीता की बेटी सीमा केतन जोशी ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस ने इसके बाद व्यापक स्तर पर खोज भी शुरू कर दी। आतंकी हमले की रात को 8:30 बजे के लगभग अनीता कफ परेड में महात्मा फुले नगर बुधवार पार्क में अपने घर के निकट एक खाली नौका पर बैठी हुई थी। उसने देखा कि 6 लोग एयरबोट से उतर रहे हैं। जब उसने उनसे ये पूछा कि वे इस तरह के असामान्य रास्ते से क्यों आए, तो उन लोगों ने उसको धमकाया। 15 दिन पहले अपराध शाखा अनीता को यह देखने के लिए जेजे अस्पताल लेकर गई थी कि क्या वह वहां पर रखी गई आतंकवादियों की लाशों को पहचान सकती है। उसने बताया कि ये वही 6 लोग थे जिन्हें उसने हमले वाले दिन देखा था। पुणे मिरर, द टाइम्स ऑफ इंडिया 15 जनवरी 2009 को एक खबर छपती है। खबरों के अनुसार रविवार से लापता अनीता राजेंद्र उरैया अमेरिका में हो सकती है। ऐसा दावा मंगलवार को उसकी बेटी सीमा केतन जोशी ने किया। सीमा ने इस अखबार को बताया कि उसकी मां अपने गायब होने से पहले लगातार 3 हफ्तों से किसी अमेरिकी जांच अधिकारी से बात करती रही है। उसने ये तक दावा किया कि अनीता को उसके सहयोग के लिए 10,000 अमेरिकी डॉलर की पेशकश भी की गई थी। समझा जाता है कि अमेरिकी जांच अधिकारी उरैया के पहचान कराने की सहलियत कौशल से बेहद प्रभावित थे। सीमा ने बताया कि उन 6 लोगों का विवरण, जिसे उसने बोट से उतरते हुए देखा था, इतना सटीक था कि इससे वे आश्चर्यचकित रह गए। उरैया ने मुंबई अपराध शाखा के अधिकारियों से भी मुलाकात की। सीमा ने बताया कि पिछले 15 दिनों से उरैया की तरह तरह की चिकित्सकीय जांच हो रही है। फिर पिछले हफ्ते एक दिन वह आई और उसने कहा, मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा सामान बांधो। मैंने स्वयं उनका सामान बांधा। फिर रविवार की सुबह पर 6:30 बजे उठी और शौचालय गई या शौचालय जाने का बहाना किया। मेरे पड़ोसियों ने देखा कि शौचालय के बाहर एक बड़ी जीप खड़ी हुई थी। अधिकारी आए और उन्हें लेकर चले गए।
द इंडियन एक्सप्रेस पूरे 17 जनवरी 2009 को भी एक खबर छपती है जिसमें बताया जाता है कि 26 नवंबर के आतंकवादियों के आगमन के संभावित गवाह अनीता उदैया ने गुरुवार को खलबली मचा दी। उसने लापता होने के बारे में यह माना गया कि वह अदालत में हाजिर होने के लिए अमेरिका की यात्रा पर है। मुंबई पुलिस ने फौरन ही इस बात को आधारहीन करार दिया। उसने कहा कि उसे सुरक्षा घेरे में 4 लोगों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया गया है और अदालत में उपस्थित होने के लिए वह अमेरिका गई है। उसने दावा किया कि उसने सतारा का नाम सिर्फ अमेरिकी दौरे को गोपनीय रखने के लिए ही किया था। मुंबई पुलिस ने इमिग्रेशन रिकॉर्ड के हवाले से इस दावे को चैलेंज किया या झुटलाया। पुलिस ने कहा कि उदैया के पास पासपोर्ट नहीं है और वह कभी भी देश के बाहर नहीं गई। उदैया उन लोगों को उनकी विश्वसनीयता या उन एजेंसी जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं के बारे में कुछ भी नहीं जानने का दावा करती है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उन लोगों ने उसे अमेरिका ले जाने के लिए जरूरी समस्त कागजात लाकर दिए थे। उसने कहा ये चारों लोग 3 विदेशी और एक अनुवादक के रूप में एक भारतीय मेरा बयान रिकॉर्ड करना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि वे अमेरिका के जांच अधिकारी हैं और लगातार यह पूछते रहे हैं कि क्या मैं वहां के अधिकारियों के सामने अपना बयान दोहराने की इच्छुक हूँ। उसने कहा कि उन्होंने मुझे शनिवार को शाम 5 बजे फोन किया और मुझे रात तक तैयार रहने के लिए कहा। सारी रात हम उन लोगों के आने की राह तकते रहे, लेकिन वे अगली सुबह तक नहीं आए। वे मुझे कार के अंदर ले गए और फिर अपने परिवार को सूचित करने के लिए दरवाजे के भीतर भी नहीं जाने दिया। मुझे लगा था कि यह कुछ घंटों की यात्रा होगी, लेकिन इसमें 18 से 20 घंटों का समय लगा। मुझे अदालत ले जाया गया, मेरी आंखों पर कपड़ा बांध दिया गया और फिर जज के सामने मेरा बयान दर्ज किया गया। इसके बाद मुझे होटल के कमरे में ले जाया गया और फिर हवाई जहाज से वापस भेज दिया गया। उन्होंने मुझे टैक्सी किराए के लिए 500 रुपए भी दिए। पुणे मिलर द टाइम्स ऑफ इंडिया 17 जनवरी 2009 को एक खबर छपती है जिसमें उदैया बताती हैं कि उदैया रविवार की सुबह को रहस्यमय ढंग से गायब हो गई और अपनी बेटी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए कह गई और फिर बुधवार को सुबह को फिर प्रकट हो गई। ये भी उतना ही रहस्यमय है। उसने कहा मैं गायब नहीं हुई थी, मैंने अपने पति को सूचित किया था। कुछ विदेशी 27 नवंबर से मेरा संपर्क में थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनी थी। वे ये बताने से पहले मुझसे 3 बार मिले थे कि वे एक दिन के लिए मुझे विदेश ले जाना चाहते हैं। मैं उनकी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है। 27 नवंबर को इस बात का लेखा जोखा इंडियन टीवी पर प्रसारित हुआ था कि कैसे उसने 6 लोगों को समुद्र तट पर टहलते हुए देखा था जो कि भारी भरकम चीजों से लदे फदे थे और उसने किस प्रकार से बात करने की कोशिश की थी। इसके फौरन बाद ऊपर वर्णित 3 गोरे लोग उससे मिलने के लिए आए थे और उनके साथ भारतीय दुभाषिया था जिसे वह सुधाकर कहती है। उदैया कहते हैं कि उसने अपराध शाखा को भी अपना बयान दिया था। उसकी यात्रा की तैयारी में चिकित्सा जांचों के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया था। रविवार सुबह उसे फोन पर बिना कुछ चीज लिए हुए अपने घर से बाहर आने के लिए कहा गया और इसके लिए उसे शौच जाने का बहाना करना था। कुछ दूरी पर उसे ले जाने के लिए एक बड़ी वैन प्रतीक्षा कर रही थी। रास्ते में उसे सेंट जॉर्ज अस्पताल में दाखिल अपने पति से मिलने दिया गया। उसने कहा कि इसके बाद हम अंधेरी हवाई अड्डे पर आए जहां मुझे स्कर्ट, ब्लाउज और स्कार्फ दिया गया। उसके बाद हम एक विमान में सवार हुए। यह सफेद और नीला था और उसकी पूंछ पर सितारा था। ये बड़ा विमान नहीं था, इसमें कुल 15 लोग ही रहे होंगे। जब हम जमीन पर उतरे तो रात का समय था। मुझे सुरक्षा जांच से गुजारा गया और जब हम बाहर निकले तो सर्दी का मौसम था। सड़कें भीड़ भाड़ वाली नहीं थी और मैंने बहुत सी ऊंची इमारतों को देखा। उदैया ने आगे कहा कि अगली सुबह उसे एक ऐसी इमारत में ले जाया गया जहां पर 30 लोग थे जिन्होंने उससे सवाल पूछा जैसे कि आतंकवादी किस समय उतरे, वे कैसे दिखते थे, उन्होंने क्या पहन रखा था। जब उसे वापस होटल ले जाया जा रहा था तो करीब करीब शाम हो चुकी थी। मेरे मुंबई से जाते वक्त जबकि बिल्कुल भी इंतजाम नहीं करना पड़ा था, उसने उलट यहाँ मुझे एक बड़े से कमरे में ले जाया गया और हमें घंटों इंतजार करना पड़ा। मैं जिस हवाई जहाज में वापस आई वह काफी बड़ा विमान था। शाम 6 बजे के आसपास उदैया मुंबई पहुंची और उसे होटल ले जाया गया। रात में खाने के बाद उसके साथ के लोगों ने टैक्सी बुलाई, उसे 500 रुपए दिए और टैक्सी वाले से कहा कि इन्हें घर छोड़ के आओ। द टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे 17 जनवरी 2009 को भी एक खबर छपती है जिसमें बताया जाता है कि शहर अपराध शाखा ने शुक्रवार को 26 नवंबर के आतंकी हमले की गवाह अनीता उदैया के खिलाफ
जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 182 के तहत गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। खबरों के अनुसार संयुक्त पुलिस आयुक्त राकेश मारिया ने स्पष्ट किया है कि अनीता 26 नवंबर मामले में मुंबई गवाह नहीं है। मैं नहीं समझता कि क्यों कोई एजेंसी 11 नवंबर मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस को सूचित किए बिना उसे लेकर अमेरिका जाएगी। सकाल पुणे 19 जनवरी 2009 को पीटीआई के हवाले से एफबीआई ने रविवार को साफ किया कि मुंबई आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में किसी को भी भारत से बाहर नहीं ले जाया गया है। बयान में आगे कहा गया कि आतंकवादियों को देखने वाली महिला अनीता का आरोप है कि उसे जांच के लिए अमेरिका ले जाया गया है, लेकिन उसके पास तो पासपोर्ट तक नहीं है। खबर की उपरोक्त खबरों का समीक्षात्मक अगर सार निकाला जाए तो समीक्षात्मक सार कुछ इस तरह से निकलता है। वो सार हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अभी समय हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहे हक सच की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार एक गाना सुन के ना मन करता है पंजाब जाके ढाबे ते बह के देसी स्वाद वाली रोटी देसी स्टाइल च खावां। जे दिल करदा है तो पंजाब जान दी की लोड़ है, पंजाब इत्थे ही लिया दिंदे आ। हैं पंजाब ओ भी इत्थे अमरीका च? होर की ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਟਿਫਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਸ ਤੇ ਹਰ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 100 ਗੈਲਨ ਤੇਲ ਤੇ ਬਫੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗੀ? हाँ दस दिया। इंटरस्टेट I-70 ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ 137 ਫਿਊਲ ਮਾਸਟਰ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। 1480 ਨਾਰਥ ਸਟੇਟ ਰੋਡ 1 ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆਨਾ। ਆਰਡਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7654786300। Tiffin India Restaurant Punjabi Dhaba. There is something for everyone. ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 214 390 4465। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.unitedsikhs.org ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡੋਨੇਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ। हक सच की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा
सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहूंगी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोताओं, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया था कि पूरी खबर जो भी न्यूज़पेपर में छपी, उन खबरों का आखिर सार क्या निकलता है। खबर की उपयुक्त खबरों का समीक्षात्मक यदि सार निकाले तो अनीता राजेन उरैया ने 6 आतंकवादियों को डोंगी से उतरते हुए साफ साफ देखा था और उनके साथ बात की थी। और ये खबर छपी थी पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया में 14 और 17 जनवरी 2009 को। इंडिया टीवी पर 27 नवंबर को उसे साक्षात्कार को देखने के बाद 3 विदेशियों और एक भारतीय ने FBI अधिकारी थे जो एक भारतीय ने उनसे संपर्क भी किया और प्रश्न पूछे। ये खबर छपी थी पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस पुणे, दोनों 17 जनवरी 2009 को। उन्होंने उससे 3 बार पूछताछ की। वे पहचानने के उसके कौशल से प्रभावित थे और उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए उसे अमेरिका ले जाने का फैसला किया, जिस पर कि वह सहमत भी हो गई। इसके लिए उसे 5 लाख रुपए की पेशकश भी की गई। और ये खबर छपी पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया 15 और 17 जनवरी 2009 को। उसे अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा जेडी अस्पताल में आतंकवादियों की लाशें दिखाई गई, जिनमें से 6 को उसने साफ साफ पहचान लिया। और ये खबर छपी पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया 14 जनवरी 2009 को। मुंबई अपराध शाखा के अधिकारियों ने भी उसके बयान को रिकॉर्ड किया। पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया 15 और 17 जनवरी 2009 को ये खबर छपी। उसके यात्रा दस्तावेज गलत नाम से बनाए गए और उसे 11 जनवरी 2009 को सुबह को जाहिर तौर पर निजी विमान से ले जाया गया। और ये खबर छपी पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 जनवरी 2009 और 17 जनवरी 2009 को। चूंकि आईबी, जो कि इमिग्रेशन अथॉरिटी भी है, मुंबई पुलिस और FBI इस मामले में शामिल थे, इसलिए जाली दस्तावेजों को तैयार करने में कोई मुश्किल नहीं थी और उनकी तलाशी में उनके पकड़े जाने का कोई प्रश्न भी नहीं था। ये एक तार्किक निष्कर्ष है। अमेरिका में उसके बयान का या तो जज द्वारा या फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड किया गया। बयान को रिकॉर्ड करते समय उसका चेहरा ढका हुआ था। ये खबर छपी थी द इंडियन एक्सप्रेस पुणे और पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया में, दोनों में 17 जनवरी 2009 को। उसे 13 जनवरी 2009 की शाम को सर्विस विमान द्वारा वापस भारत लाया गया। और ये खबर छपी पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया 17 जनवरी 2009 को। जाहिर तौर पर उसने जो सच था बता दिया और FBI या मुंबई अपराध शाखा के बीच के किसी भी दबाव में नहीं आई। यही तार्किक निष्कर्ष निकलता है। नतीजन मुंबई अपराध शाखा ने जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए IPC की धारा 182 के तहत उसके खिलाफ उल्टा अपराध दर्ज किया। और ये खबर छपी द टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे 17 जनवरी 2009 को। उसे केवल 500 रुपए टैक्सी किराए के लिए दिए गए, ना कि 10,000 अमेरिकी डॉलर जैसा कि पहले वादा किया था। खबर छपी पुणे मिरर द टाइम्स ऑफ इंडिया में 17 जनवरी 2009 को। ये खबर छपी थी द इंडियन एक्सप्रेस पुणे 17 जनवरी 2009 को। अपने अपराध बोध के कारण मुंबई अपराध शाखा और FBI दोनों ने इस बात से इनकार किया है कि उसे पूछताछ के लिए भारत से बाहर ले जाया गया। और ये खबर छपी थी द इंडियन एक्सप्रेस 17 जनवरी 2009 को। इस बात से डर खाकर कि वह अदालत में भांडाफोड़ कर देगी, अपराध शाखा मुंबई ने घोषणा कर दी कि वह 26 नवंबर मामले में मुंबई में गवाह नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे 17 जनवरी 2009 को ये खबर छपी। अगर उपयुक्त विश्लेषण का तार्किक निष्कर्ष निकाले तो अनीता राजेन उरैया ने समुद्र तट पर उतरते हुए स्पष्ट रूप से 6 आतंकवादियों को देखा था और उसने बाद में उनकी लाशों को बिना किसी शक शुबा के पहचान भी लिया था। उसने FBI और अपराध शाखा मुंबई दोनों को सच्चा और तथ्यपरक बयान दिया। वो किसी दबाव के आगे नहीं झुकी और वैसा बयान नहीं दिया जैसा कि FBI या अपराध शाखा मुंबई अर्थात IB आतंकवादियों की संख्या या उनके विवरणों के बारे में जानना चाहती थी। जाहिर तौर पर उसने उन कुछ आतंकवादियों की पहचान करने से इनकार कर दिया जिन्हें उसने नहीं देखा था, लेकिन जिसके बारे में IB चाहती थी कि वह उनकी पहचान करे, या उनमें से कुछ की पहचान करने से इनकार कर दे जिन्हें कि उसने बदवार पार्क के निकट उतरते हुए देखा था, लेकिन जिनके बारे में FBI नहीं चाहती थी कि वह उनकी पहचान करे। इसके परिणाम स्वरूप न केवल उसका नाम महत्वपूर्ण गवाह की सूची से हटा दिया गया, बल्कि उस पर मुकदमा भी चलाया गया। अपराध शाखा द्वारा आरोप पत्र में किया गया यह दावा कि रबर की डोंगी में 10 आतंकवादी मुंबई समुद्र तट पर पहुंचे थे, जिनमें से 2 होटल ओबरॉय की तरफ गए थे और 8 बदवार पार्क के सामने भाई भंडारकर माछीमार कॉलोनी पहुंचे थे, सही नहीं है।
केवल 6 आतंकवादी ही बदवार पार्क के निकट भाई भंडारकर कॉलोनी पहुंचे थे, जिनकी की अनीता उरैया ने पहचान की थी, जिसकी की समझदारी, ईमानदारी और पहचान करने की सहलियत पर शक नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं मुंबई अपराध शाखा की कहानी में झोल साफ नजर आता है। मुशर्रफ जी कहते हैं कि खुफिया एवं जांच एजेंसियों की ओर से जानबूझकर की गई अनगिनत भूल चूकों पर बनाई गई बातों और साजिशकर्ताओं एवं अपराधकर्ताओं की ओर से की गई उन बेवकूफियों और बेधानियों जो कि पहले की 1 या 8 तक के बयानों से चर्चा की जा चुकी है। कहानी में सीएसटी कामा अस्पताल रंग भवन लेन प्रकरण के संबंध में और भी बहुत से झोल हैं। ये कहानी जाहिर तौर पर आईबी के इशारे पर अपराध शाखा मुंबई द्वारा गढ़ी गई है और ये आसानी से हजम होने वाली नहीं है। अगर घटना के प्रथम कुछ दिनों के दौरान अर्थात मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप लगाए जाने से पहले और आईबी एवं मुंबई अपराध शाखा ने अपनी कहानी पत्र का पकाकर मीडिया को परोसने से पहले अखबारों में छपी रिपोर्टों पर भरोसा किया जाए तो वे पुलिस की कहानी को तार-तार कर देती है, जैसा कि नीचे ये चर्चा दी गई है। सीएसटी कामा पर गोलीबारी का समय। पुलिस की अपराध शाखा जनता का जो भरोसा दिलाना चाहती है, उसके विपरीत कामा अस्पताल पर गोलीबारी सीएसटी पर गोलीबारी बंद होने से पहले ही शुरू हो गई थी। कुछ देर तक दोनों जगहों पर एक ही समय में गोलीबारी चलती रही और कामा अस्पताल पर गोलीबारी रंग भवन लेन और 3 अधिकारियों और कुछ पुलिस वालों के मारे जाने के बाद काफी देर तक चलती रही। गोलीबारी संदिग्ध आतंकवादियों के तथाकथित मुठभेड़ में मार दिए जाने के बाद फिर चलती रही, जैसा कि नीचे बताए गए महत्वपूर्ण अखबारों में प्रकाशित रिपोर्टों में देखा गया है। सीएसटी पर गोलीबारी रात 9:45 बजे शुरू हुई। कामा अस्पताल पर गोलीबारी रात 10:40 पर शुरू हुई और सीएसटी पर गोलीबारी रात 10:50 पर पुनः शुरू हुई। ये खबर छपी मुंबई मिरर 27 नवंबर 2008 को। सीएसटी पर गोलीबारी रात 9:55 पर शुरू हुई और रात 11 बजे तक जारी रही और ये खबर छपी सकाल पुणे 28 नवंबर 2008 को। सीएसटी पर गोलीबारी रात 9:30 बजे शुरू हुई और रात 11 बजे खत्म भी हुई, जबकि कामा अस्पताल में गोलीबारी 10:30 बजे शुरू हुई और सुबह 3:30 बजे खत्म हुई। ये खबर छपी द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई 28 नवंबर 2008 को। पुलिस रिकॉर्ड लॉग बुक्स के अनुसार 24 पुलिस टीमों को कामा अस्पताल और अस्पताल के और आसपास के क्षेत्र के लिए 26 नवंबर 2008 को रात 10:29 से 27 नवंबर 2008 रात 12:11 पर भेजा गया और ये खबर छपी संडे टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई 29 नवंबर 2009 को, जो ये दर्शाता है कि कामा पर फायरिंग रात 10:29 से पहले शुरू हो चुकी थी। रात 1 बजे 2 आतंकवादी कामा अस्पताल की छत पर पहुंचे और वहां से गोलीबारी शुरू कर दी। ये खबर छपी लोकमत पुणे 27 नवंबर 2008 को। कामा अस्पताल के अधीक्षक महेश गोरी ने मराठी दैनिक पुनेरी पुणे में 5 दिसंबर 2008 में प्रकाशित इंटरव्यू में घटना का बयान करते हुए कहा कि कामा अस्पताल में गोलीबारी रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक चलती रही। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस पुणे 16 जुलाई 2009 में रिपोर्ट में किया गया है, हेमंत करकरे के वायरलेस ऑपरेटर नितिन मथाने ने अदालत में बयान देते हुए करकरे और अन्य पर रात 11:55 पर हुई फायरिंग के सटीक समय को निर्धारित किया, जिस पर अगर विश्वास किया जाए तो ये अर्थ निकलता है कि ये घटना उस समय घटित कामा अस्पताल में गोलीबारी अभी चल ही रही होगी। सीएसटी कामा क्षेत्र पर आतंकवादियों की संख्या। सीएसटी कामा रंग भवन लेन क्षेत्र में 2 आतंकवादी नहीं थे, जैसा कि आईबी और अपराध शाखा मुंबई हमें यकीन दिलाना चाहता है। बजाय इसके 6 आतंकवादी थे, जैसा कि कई रिपोर्टों से जाहिर होता है। एक चश्मदीद के बयान के अनुसार कुछ आतंकवादी रिजर्वेशन काउंटर की ओर से सीएसटी के स्टेशन पर दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। स्टेशन के बाहर से भी 2 विस्फोटकों की आवाज सुनी गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों के 2 जत्थे सीएसटी परिसर में आए। एक जत्था रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ और दूसरे ने स्टेशन के निकट मेट्रो सिनेमा के सामने विस्फोट किया। लोकमत पुणे 27 नवंबर 2008 को ये खबर छपी थी। एक और खबर छपती है लोकमत मुंबई 27 नवंबर 2008 को। आतंकवादियों के 2 जत्थे सीएसटी परिसर में दाखिल हुए। एक जत्थे ने स्टेशन का जिम्मा संभाला, जबकि दूसरे ने स्टेशन के बाहर विस्फोट किया। एक और खबर छपी द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई में 27 नवंबर 2008 को। स्वचालित राइफलों से लैस 4 आदमी रात 10 बजे के आसपास सीएसटी स्टेशन पर दाखिल हुए और 2 ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।
पहले बाहर की भीड़ की तरफ और फिर स्टेशन के अंदर की तरफ। बाकी दोनों को अगले दरवाजे से ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से होकर मेट्रो, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और आजाद मैदान की ओर भागते देखा गया। सीएसटी में दाखिल होने वाले 4 आतंकवादियों ने जब अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की तो सीएसटी के कर्मचारी ये समझ नहीं पाए कि वास्तव में हुआ क्या है। हिंदुजा इनकेवलेंट के एक कर्मचारी होलिन गोस्लावेसन ने बताया कि जब वह प्लेटफॉर्म नंबर 13 की ओर बढ़ रहा था तो उसने पटाखों जैसी आवाजें सुनी। जब उसके दिमाग में यह बात आई कि प्लेटफॉर्म पर तो कोई पटाखे नहीं फोड़ सकता, तो उसने एकाएक देखा कि बहुत से लोग नीचे गिर रहे हैं। इसलिए उसने जीपीओ की ओर भागना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर भी गोलीबारी की आवाजें सुनी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ भागना शुरू किया तो वहां पर भी उसने गोली चलने की आवाज सुनी। फिर जब जेजे फ्लाईओवर की तरफ भागा। ये खबर छपी थी लोक सत्ता पुणे 27 नवंबर 2008 को। सीएसटी स्टेशन पर गोलीबारी रात में शुरू हुई। जैसा कि मालूम हुआ कि वहां बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जो तो हेमंत करकरे की सीएसटी की तरफ दौड़े। ठीक इसी समय यह पता चला कि कुछ आतंकवादी आजाद मैदान की तरफ गोलीबारी करते हुए और गोलियां फेंकते हुए आ रहे हैं, तो अशोक कामते भी आजाद मैदान से होकर सीएसटी की तरफ बढ़े। उस समय जबकि करकरे, कामटे, मोहित और सलास्कर एक दूसरे को कवर करते हुए सावधानी पूर्वक उस लेन से होकर बढ़ रहे थे, जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया लेन से की ओर बढ़ रहे थे। काम अस्पताल में लगी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर 2 बम धमाके हुए। मोहित उस तरफ दौड़े। आतंकवादियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति कामा अस्पताल के निकट मारा भी गया। उसी समय के लगभग जबकि करकरे, कामटे और सलास्कर ने कामा अस्पताल के सामने से देखा कि स्पेशल ब्रांच ऑफिस की ओर से भी गोलीबारी शुरू हो गई है, तो वे आगे बढ़े। ठीक तभी एसीपी पिधोनी की कॉल उनके पीछे से आई। ये खबर छपी थी लोकमत मुंबई 28 नवंबर 2008 को। सीएसटी पर अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद चारों आतंकवादियों ने द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के निकट बदरुद्दीन तेवज्जी लेन से होकर पुलिस पासपोर्ट ऑफिस की ओर भागना शुरू किया और भागते समय उनमें से 2 कामा अस्पताल की पिछली 4 दीवारी के ऊपर से कूदे। श्रीमती कामटे ने अपनी किताब टू द लास्ट बुलेट में इस तथ्य का उद्घाटन कंट्रोल रूम के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर किया है, जो उन्होंने सरकारी तौर से हासिल किया। इस रिकॉर्ड और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने साबित किया है कि वे आतंकवादी रंग भवन लेन में आधी रात होने के 10 से 15 मिनट पहले से ही सक्रिय थे, जबकि वे आतंकवादी जिन्होंने कामा अस्पताल में कुछ लोगों को मार डाला और एडमिशनल कमीशन ऑफ पुलिस दस्ते को जख्मी किया, वे आधी रात के समय भी हॉस्पिटल में मौजूद ही थे। और ये टू द लास्ट बुलेट के पृष्ठ 42, 46, 50 और 53 में लिखा हुआ है। उपयुक्त रिपोर्ट का यदि सारांश निकालने की कोशिश किया तो सारांश कुछ इस तरह से है। जीपीओ की तरफ से 4 आतंकवादी सीएसटी परिसर में दाखिल होते हैं। 2 स्टेशनों में दाखिल हुए और इस दूसरे 2 स्टेशनों के बाहर धमाका करने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत की ओर गए, जहां पर वे आजाद मैदान की ओर से आने वाले 2 आतंकवादियों के साथ मिल गए। ये दोनों जत्थे द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग की ओर से बदरुद्दीन तेवज्जी लेन में दाखिल हुए। एक जत्था कामा हॉस्पिटल के अंदर चला गया, दूसरा एसबी ऑफिस की तरफ बढ़ गया। सीएसटी स्टेशन के अंदर के दोनों आतंकवादियों को भी उनके साथ मिल जाना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ये स्टेशन के अंदर फंस कर रह गए और उन्हें मस्जिद बंदर की तरफ से निकलना पड़ा। इसे नीचे भाग सी से स्पष्ट किया गया है। साप्ताहिक हमनवा का रिपोर्ट शायद उन दोनों से बेखबर था जो कि आजाद मैदान की तरफ से आए थे। ऐसा लगता है कि वह ये मानकर चल रहा था कि बदरुद्दीन तेवज्जी लेन में दाखिल होने वाले सभी चारों सीएसटी की ओर आए थे। द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई, जिसमें 27 नवंबर 2008 में ने एक रिपोर्ट किया है, स्टेशन में घिर गए दोनों ने लोकल ट्रेन के खाली डिब्बे में शरण ली और लगता है कि यहीं पर उन्हें पुलिस द्वारा घेर लिया गया। मराठी दैनिक सकाल पुणे 28 नवंबर 2008 को खबर छपती है कि दोनों आतंकवादी सीएसटी के अंदर सबवे की तरफ मुड़ गए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने उन्हें विपरीत दिशा में भागने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच ट्रैक पर भागना शुरू किया और मस्जिद की तरफ से निकल गए। हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई 30 नवंबर 2008 को के अनुसार दोनों अंडरग्राउंड रास्ते के एंट्री गेट को पार कर गए और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स की ओर भागे। द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के निकट तैनात पुलिस वाले ने उन पर गोली दागी और दोनों स्टेशन की तरफ लौट आए।
आतंकवादी प्लेटफॉर्म 3 की पटरी पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के किनारे के बीच में कूद गए। इसके बाद आतंकवादी प्लेटफॉर्म 3 से मस्जिद बंदर की तरफ निकल गए और परिसर से बाहर हो गए। उपयुक्त रिपोर्ट पुलिस की इस कहानी का खंडन करती है कि दोनों ने द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के पास पैदल पुल को पार किया और कामा अस्पताल की तरफ गए। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। एमएस मुशर्री पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र द्वारा लिखित उनकी किताब करकरे की हत्यारे कौन, भारत में आतंकवाद का असली चेहरा का भाग 6 हमने आज आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही, समय समाप्त हो चुका है। दोबारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप सुनते रहे हक सच की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा। नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।